गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं लेक्चर नंबर 78। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हमने लेक्चर नंबर 77 जो हमारी वीडियो नंबर 77 थी, उस वीडियो में हमने जब तरंगों का व्यतिकरण होता है तो व्यतिकरण की घटना के दौरान जो हमारे पास नई तीसरी तरंग प्राप्त होती है जिसे हम कहते हैं परिणामी तरंग, उस परिणामी तरंग के हमने विस्थापन, उसके परिणामी कोण, उसके परिणामी आयाम और प्रकाश की तीव्रता सभी के बारे में अध्ययन किया था कि नहीं किया था। आज हम पढ़ते हैं आगे के बारे में। तो वो आगे के बारे में कैसे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। तो बहुत ही इजी चीज़ पढ़ाने वाला हूँ आज, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तब वो आपको इजी दिखेगी। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं आज व्यतिकरण के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा? व्यतिकरण। व्यतिकरण में आपको बता ही चुका था कि जिसकी परिभाषा हमने बताई थी कि जब लगभग 2 या 2 से अधिक, यानी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। तो न्यूनतम 2 या 2 से अधिक तरंगें जिनके आयाम अलग अलग हैं और आवृत्ति को हमने लगभग कैसा माना है? समान। जब किसी माध्यम में संचित होती हैं तो उनका अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण के दौरान कहीं पर हम देखते हैं कि तीव्रता अधिकतम है और कहीं पर तीव्रता कैसी है? न्यूनतम है। आ रही बात समझ में? तो ये घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि व्यतिकरण जो होता है बेटा वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है संपोषी और एक होता है विनाशी। एक होता है संपोषी और एक होता है विनाशी। आ रही बात समझ में? संपोषी और विनाशी। अब संपोषी व्यतिकरण कहां उत्पन्न होगा? और विनाशी व्यतिकरण कहां उत्पन्न होगा? दोनों कंडीशंस आप देख सकते हैं। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें कौन सी कला में रहेंगी बेटा? समान कला में। समान कला क्या होती है ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका था। आप एक बार वापस से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पहली तरंग है बेटा, ये दूसरी तरंग है, ठीक है, ये पहली और ये दूसरी, ये इनके एम्पलीट्यूड्स हैं। दोनों तरंगें आप देख सकते हैं बेटा समान कला में हैं। तो अब अगर ये दोनों तरंगें आपस में मिलेंगी, जैसे ऐसे मिलेंगी, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये इनके आयामों की स्थिति के अनुसार ऊपर नीचे होती हैं, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में एक नई तरंग का निर्माण होगा जो कि बेटा इनकी कौन सी तरंग होगी? परिणामी तरंग, जिसका आयाम कैसा होता है? कैपिटल आर। होता है कि नहीं होता है? तो इस कंडीशन में कौन सा व्यतिकरण उत्पन्न हो रहा है? संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। नंबर 2, तो आप देख सकते हैं दोनों तरंगें समान कला में है क्या नहीं। अगर हम अब बात करें विनाशी व्यतिकरण की, विनाशी व्यतिकरण की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं। विपरीत कला, या जिसे हम कह सकते हैं असमान कला में। तो आप देखेंगे ये पहली तरंग है और ये दूसरी तरंग है। दोनों की कला कैसी है बेटा? विपरीत है। दोनों को जोड़ेंगे तो पॉजिटिव है नेगेटिव के साथ मिलेगा तो घटेंगे आयाम, तो जो परिणामी आयाम होगा वो छोटा प्राप्त होगा। सेम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी। तो आप इसका कॉम्बिनेशन डायग्राम स्टेप से बना सकते हैं। ये घटते हुए आयाम की परिणामी तरंग आपको यहाँ पर प्राप्त हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये कौन सा व्यतिकरण हो गया बेटा? विनाशी व्यतिकरण। ये कौन सा हो गया? संपोषी। ये कौन सा हो गया? विनाशी। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। आगे अगर हम बात करें, इस लेवल तक हम पढ़ चुके थे ना। अब अगर हम बात करें आगे की ओर तो हम देखते हैं कैसे। ध्यान दीजिए,
ये देखो बेटा, अगर हम बात करें समपोषी व्यतिकरण की, प्रॉपरली मैं बात कर रहा हूं समपोषी व्यतिकरण की, तो समपोषी व्यतिकरण में कला कोण जो फाई होता है वो पाई का समगुणज होता है। कला कोण फाई पाई का कैसा होता है? समगुणज। यानी कि हमें पता चल रहा है कि समपोषी व्यतिकरण में कला कोण फाई पाई का कैसा है? समगुणज है। तो सीरीज क्या बनेगी कला कोण की? सीरीज बनेगी फाई इज इक्वल्स टू में 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, डॉट 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 2n पाई। यानी कि लास्ट कंडीशन n तरंगों के लिए कहाँ तक चली जाएगी? 2n पाई तक, जहाँ n बराबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। अब आप कैसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप n बराबर 1 के लिए निकालेंगे, सबसे पहले आप n बराबर 0 के लिए निकालेंगे, तो फंक्शन क्या है? 2n पाई, तो 2 n की जगह पर 0 इंटू पाई, तो टोटल रिजल्ट 0 प्राप्त हो गया। n बराबर 1 पर निकालेंगे तो 2 गुणा में n की जगह 1 गुणा में पाई, कितना हो गया? 2 पाई। ऐसे निकाल लें, सारे टर्म्स आपको सम संख्या में प्राप्त होंगे। तो यहाँ से पता चल रहा है हमारे पास कि जो समपोषी व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण में जो कला कोण फाई होता है वो पाई का कैसा होता है बेटा? समगुणज होता है। ठीक है, आगे अब हम बात करें विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में जो कला कोण फाई होता है वो पाई का विषम गुणज होता है। विनाशी व्यतिकरण में कला कोण फाई पाई का विषम गुणज होता है। विषम गुणज होगा तो सीरीज क्या बनेगी? फाई बराबर में पाई कोमा 3 पाई कोमा 5 पाई कोमा डॉट डॉट डॉट, लास्ट सीरीज बनेगी 2n-1 इंटू पाई। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि विनाशी व्यतिकरण में जो कला कोण फाई होता है वो पाई का क्या होता है बेटा? विषम गुणज होता है। तो अब यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जहाँ वही सेम वैल्यू है, n बराबर होता है 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। पहले के निकाल लेते हैं, जैसे कि हम निकालें n बराबर के लिए, n बराबर हम 1 के लिए निकालें। यहाँ पे 0 से स्टार्ट था, 0, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे n बराबर हमारे पास 1 से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो देखेंगे आप n बराबर, तो आप देखेंगे 2n-1 इंटू पाई, तो 2 इंटू n की जगह 1 माइनस 1, तो 2 में से गया तो 1 और गुणा में क्या चल रहा है? पाई। क्या बच गया बेटा? पाई। अब आप n बराबर क्या रखोगे? 2, तो वैल्यू रखोगे 2 गुणा 2 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से गया 3, तो कितना बच रहा? 3 पाई। इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हैं? इसकी सारी सीरीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कलांतर होता क्या है? कलांतर का मतलब होता है किन्हीं दो तरंगों की कलाओं का अंतर। आ रही बात समझ में? किन्हीं दो तरंगों की कलाओं का अंतर कलांतर कहलाता है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, हालांकि हम पढ़ रहे हैं तो इसलिए हमारे लिए समझना ज़रूरी होता है कि भाई कलांतर होता क्या है। तो अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ से देखते हैं कलांतर, जैसे हम बोलते हैं फेज डिफरेंट। कलांतर, तो कलांतर का मतलब आप समझ रहे हैं तरंगों की कला का अंतर। तरंगों की कला का अंतर, जैसे कि मैंने आपको व्यतिकरण में तरंगों का गणितीय विश्लेषण करवाया था।
तो आपको थोड़ा सा रफ वर्क दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो प्रथम तरंग के विस्थापन का समीकरण हमने निकाला था A1 साइन ओमेगा टी, और दूसरी का हमने निकाला था A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये निकाला था ना। अब आप जानते हैं कि बेटा ये जो ओमेगा टी है ये तो है कला, ये तो क्या है ओमेगा टी, ये तो है कला। अब इस कला में कितना अंतर आ रहा है फाई, ये क्या है बेटा फाई कलांतर, ये क्या है कलांतर। अब ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, माइनस भी हो सकता है, ये कैसे हम कैलकुलेट करते हैं तो ये चीज़ समझने वाली है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, जैसे कि आप देखेंगे ये पहली तरंग है, ये इस कला में है, ये दूसरी तरंग है, तो दोनों तरंग समान कला में है ना। अब ये तरंग मान लीजिए ऐसे आ रही है, आ रही है ना। तो इन दोनों तरंगों की मैं कलाओं में अंतर ज्ञात कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कोई भी तरंग जब संचित होती है तो ये एक पूर्ण तरंग का प्रारूप है। तो यहाँ पर एंगल कैसे रोटेट होगा, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे बन जाएगा 90, यहाँ पे बन जाएगा 180, यहाँ पे बन जाएगा 270 और यहाँ पे बन जाएगा 360। यानी बोले तो π/2 पाई 3π/2 और ये कितना हो जाएगा 2π, इस टाइप से। अब आप देखेंगे बेटा यहाँ तक, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, यहाँ से सॉरी मेन पॉइंट, यहाँ से ये दोनों तरंग निकल रही है, तो यहाँ तक तो दोनों तरंगें समान कला में है। देखो यहाँ पे 0, दोनों का π/2, पाई 3/2 2π। लेकिन ये तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये तरंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो आप देख सकते हैं π/2 प्लस π/2, तो टोटल कितने डिग्री का एंगल आ रहा है, पाई का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कितना फाई बराबर कितने कौन का अंतर आ रहा है, फाई का आ रहा है ना। तो यानी कि जो दूसरी तरंग है वो पहले की तुलना में जो दूसरी तरंग है वो उससे ऑलरेडी पाई कला कौन आगे चल से आ रही है ना। तो अब इसका जो अगर हम समीकरण निकालेंगे तो वो तो आ जाएगा A1 साइन ओमेगा टी, लेकिन इसका लिखेंगे अगर आप y2 बराबर, मान लेते हैं इसका एम्पलीट्यूड A2 है, इसका कितना A1, तो अगर इसका हम लिखेंगे तो A2 साइन ओमेगा टी तो यहाँ तक हो ही गया, लेकिन इसके अलावा ऑलरेडी ये क्या करके आ रही है बेटा, π/2 कला कौन और चल के, सॉरी पाई कला कौन और चल के आ रही है ना, तो इससे ज़्यादा है ना, तो प्लस फाई हो जाएगा, और फाई बराबर में यहाँ पे कितना हो जाएगा पाई। अरे बात समझ में। इस टाइप से हम ये वैल्यूज़ क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कलांतर की वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो ये हो गया कलांतर आपका, ठीक है। कलांतर के बाद अब हम बात करते हैं पथांतर की। पथांतर का मतलब होता है बेटा पाथ डिफरेंट, ठीक है ना। पथांतर का मतलब पथ डिफरेंट, यानी कि तरंगों के पथों का अंतर। तरंगों के पथों का अंतर क्या कहलाएगा बेटा, पथांतर। अब तरंगों के पथों का अंतर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान देने वाली बात है। मान लो कोई तरंग ये है, इसका नाम है AP, और दूसरी तरंग ये है, इसका नाम रख दिया मैंने XB। अरे बात समझ में। अब ये यहाँ तक की तो आ रही है, इसका नाम दे दिया मैंने X डैश, ठीक है। तो ये दोनों दूरियां तो लगभग बराबर है क्या नहीं, अर्थात मैं कह सकता हूँ AB बराबर में X डैश B, ये तो लगभग बराबर है, परंतु इस दूरी का अंतर निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो मैं अगर इस दूरी को निकालना चाहूँगा तो मैं कैसे लिखूँगा इसको, XB माइनस X डैश B लिखूँगा कि नहीं लिखूँगा। तो X डैश को अगर मैं निकालूंगा, इस X डैश का मान निकालूंगा तो टोटल XB में से X डैश भी निकाल दूंगा कि नहीं। और आपको पता है X डैश भी कितने के बराबर है, AB के बराबर है। तो आप इसको लिख सकते हो X डैश इक्वल्स टू में XB माइनस AB। तो ये जो दूरी है ना X डैश, इन दोनों तरंगों के पथों का अंतर निकल कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अर्थात किन्हीं दो तरंगों के पथों का अंतर क्या कहलाता है, पथांतर, ठीक है।
अगर अब आपको किन्हीं दो तरंगों का पथांतर ज्ञात करना है तो पथांतर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ज़रा एक बार ढंग से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मज़ा आएगा पढ़ने में। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। देखो बेटा, पथांतर ज्ञात करने का सूत्र होता है, सबसे पहले तो कलांतर का देख लीजिएगा। कलांतर बराबर सूत्र होता है 2π/λ इंटू पथांतर, ये सूत्र होता है कलांतर ज्ञात करने का। कलांतर इज इक्वल्स टू में 2π/λ इंटू पथांतर, यानी कि कलांतर फाई या डेल्टा फाई एक ही बात है। 2π/λ इंटू पथांतर को आप किससे शो करोगे, डेल्टा एक्स से। ये निकल कर आ गया। कलांतर बराबर 2π/λ इंटू पथांतर, जहाँ लैम्बडा क्या है, तरंग का तरंग। क्लियर। अगर अब आप यहाँ से किसका मान निकालना चाहोगे, डेल्टा एक्स का, तो कैसे निकालोगे, वी नो दैट फाई इज इक्वल्स टू में 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, इसके बटे में किया तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 2π इंटू डेल्टा एक्स इंटू में लैम्बडा फाई, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में लैम्बडा फाई अपॉन 2π। तो आप लिख सकते हो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में लैम्बडा अपॉन 2π इंटू फाई। तो अगर इसका आप हिंदी में लिखोगे इस चीज़ को तो कैसे लिखोगे, तो देखिए डेल्टा एक्स पथांतर है, पथांतर बराबर लैम्बडा अपॉन 2π, जैसे इसका उल्टा हो गया ना, और गुणा में क्या चल रहा है, गुणा में चल रहा है पथांतर, सॉरी फाई की जगह कलांतर। तो देखो बेटा, ये हमने कलांतर निकाला। कलांतर का मतलब तरंगों की कलाओं का अंतर, जो मैं भी आपको बता ही चुका था कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है। आफ्टर ऑल अब हम बात कर रहे हैं तरंगों के पथांतर की, तो पथांतर यानी कि तरंगों के पथों का अंतर पथांतर कहलाता है। ठीक है। तो अब हम इस फंक्शन को यहाँ से जनरेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई कलांतर से पथांतर कैसे ज्ञात करेंगे। तो कलांतर बराबर होता है बेटा 2π/λ इंटू पथांतर। कलांतर को फाई से व्यक्त कर रहे हैं, 2π/λ अपनी जगह पे है ही है। पथांतर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से अगर मैं पथांतर का मान निकालना चाहूँगा तो बज्र गुणा करूँगा, बज्र गुणा कराने पर ये वैल्यूज़ मेरे पास निकल कर आ जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार इसका। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद बात करें तो हम कैसे देखते हैं, हम देखते हैं कि ये अगर वैल्यू यहाँ से निकल रही है तो कैसे निकलेगी। जैसे कि संपोषी व्यतिकरण के लिए मैं बात करता हूँ, संपोषी व्यतिकरण के लिए अगर मैं बात करूँ, आपसे कोई कहे कि भाई संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर ज्ञात कीजिए, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। पथांतर का सूत्र ये है आपके पास कि भाई पथांतर बराबर में लैम्बडा अपॉन 2π इंटू कलांतर। ये सूत्र है क्या, नहीं, अर्थात डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में लैम्बडा अपॉन 2π इंटू कलांतर। होता है ना, होता है। अब अगर आप संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर निकालना चाहोगे तो आप यहाँ पर कलांतर का मान रख दीजिए, पथांतर ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगा। कैसे, इधर आओ। यहाँ पर हम संपोषी व्यतिकरण के बारे में पढ़ रहे थे। संपोषी जो व्यतिकरण होता है बेटा, संपोषी व्यतिकरण में जो कलाकोण फाई होता है वो पाई का समगुणज होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो सीरीज यहाँ पे आप लिखेंगे तो फाई बराबर में 0, 2π, 4π ... 2n π होता है ना। रखिए मान
तो आप देखेंगे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू फाई, फाई की जगह पर मैं क्या रख दूंगा 2n पाई, पाई से क्या कट गया पाई, 2 से क्या कट गया 2, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना निकल कर आ जाएगा n लैम्बडा। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना निकल कर आ गया बेटा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू में n लैम्बडा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें विनाशी व्यतिकरण के लिए, अगर हम बात करें विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए आपको पथांतर ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे कि वही पथांतर बराबर में लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, यही सूत्र होता है। पथांतर को मैं डेल्टा एक्स से शो कर सकता हूँ, बराबर में लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर फाई। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर आप पथांतर ज्ञात करोगे तो इस सूत्र में विनाशी व्यतिकरण के पथांतर का मान रख दीजिए। आपके पास विनाशी व्यतिकरण में किसका मान निकल कर आ जाएगा बेटा, पथांतर का मान निकल कर आ जाएगा। तो आप कैसे रखोगे, ध्यान देते जैसे कि डेल्टा एक्स, यानी कि आप जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कलाकोण फाई होता है बेटा वो पाई के विषम गुणज के बराबर होता है। तो फाई इक्वल्स टू में पाई, 3 पाई, 5 पाई, डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू पाई। ठीक है ना, तो ज़रा ध्यान दीजिए कैसे निकालोगे आप, बात करते हैं हम सबसे पहले। तो डेल्टा एक्स बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू पाई, पाई की जगह पर आप रखोगे 2n माइनस 1 इंटू पाई, पाई से क्या कट रहा है बेटा पाई, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो आपके पास पथांतर कितना निकल कर आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल्स टू में 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बटे में 2। ये आपके पास विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर निकल कर आ रहा है, या जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2, सेम प्रोसेस। तो ये तो हो गया बेटा समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, ये हो गया विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हम पथांतर को पढ़ रहे थे। तो पथांतर का मतलब तरंगों के मध्य पथों का अंतर। ठीक है, तो सूत्र होता है कलांतर बराबर में 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पथांतर। तो कलांतर को हम फाई से व्यक्त करते हैं, 2 पाई बाई लैम्बडा है ही है, पथांतर को हम डेल्टा एक्स से व्यक्त करते हैं। जैसे कभी मैंने आपको बताया था ना पथांतर को दूरी का अंतर निकाल के बताया था, दूरी एक्स को हम दूरी मान लेते हैं, तो दूरी का अंतर डेल्टा एक्स यानी कि पथांतर। अब आप क्या करोगे, अब यहाँ से आपने ये देखा भैया कि फाई बराबर में 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स होता है, तो आपने यहाँ से डेल्टा एक्स का मान निकाला है, यानी पथांतर का समीकरण निकाला है। तो पथांतर का समीकरण निकल कर आ रहा है पथांतर बराबर में लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, ये निकल के आ रहा है। अब यहाँ से आप बात कर रहे हो समपोषी व्यतिकरण की, किसकी बात कर रहे हो, समपोषी व्यतिकरण में आप पथांतर का मान निकाल रहे हो। तो समपोषी व्यतिकरण में हम जैसे पथांतर का मान निकालेंगे तो व्यंजक क्या बनेगा, पथांतर बराबर में लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। तो यहाँ पे हम कलांतर का मान रखेंगे, कलांतर कितना होता है बेटा 2n पाई, काटा पीटी हमने की, तो समपोषी व्यतिकरण में कलांतर डेल्टा एक्स बराबर में n लैम्बडा निकल कर आया है। विनाशी व्यतिकरण में अगर हम बात करें, विनाशी व्यतिकरण में हमने वही फॉर्मूला लगाया। विनाशी व्यतिकरण में हम जानते हैं कि जो कलाकोण फाई होता है वो पाई का विषम गुणज के बराबर होता है। तो वैल्यूशन हमारे पास कितनी आ रही थी 2n माइनस 1 इंटू पाई। ठीक है, इसका मान हमने यहाँ रख दिया था, फाई की जगह पर यहाँ पे रखा है, तो काटा पीटी की है। तो हमारे पास विनाशी व्यतिकरण में जो पथांतर निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया बेटा, वो हमारे पास निकल कर आया डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्बडा बाई 2। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो बेटा, यहाँ तक आज हमने बात की है कलांतर, पथांतर, कलांतर कैसे ज्ञात किया जाता है, कलांतर का डिफरेंट कैसे होता है, कौन से व्यतिकरण में कलांतर का मान क्या होता है, पथांतर का मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, इसके बाद हम ज्ञात करेंगे कि भाई समपोषी व्यतिकरण में आयाम कितना निकल के आता है, समपोषी व्यतिकरण में तीव्रता कितनी निकल कर आती है,
इन सभी बातों, और विनाशी व्यतिकरण में आयाम क्या निकलता है, तीव्रता क्या निकलती है, इन सभी के बारे में जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। यानी कि ये हमारी 78वीं वीडियो थी। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही है। अब आगामी जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में प्राप्त होने वाले आयामों के मान की क्या करेंगे, आयाम और आयाम के साथ तीव्रता के मान की क्या करेंगे बेटा, गणना करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिए, बिल्कुल इजी सी चीज़ है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आने वाली चीज़ है। जैसे कि यहाँ के बाद जब मैं आपको आगे के टॉपिक पढ़ाऊंगा, जैसे यंग का द्विच्छेद प्रयोग, तो उन सब में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ में आएंगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।